हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए लाए हैं हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। कैरोलिन वेल्स अमेरिकन पोएटेस रही हैं और इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं वो बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखी हैं, यानी ह्यूमरिस्टिक स्टाइल के लिए ये जानी जाती हैं। पोएम्स जो सीरियस पोएम्स होती हैं उनको इन्होंने ही बड़े ह्यूमरस वे यानी कि जोकिंग मूड में लिखा है, और बहुत ही इनकी जो स्टाइल है कई पोएम्स की, वो ऐसे लगता है कि जैसे जोक कर रही हों। बहुत ही सीरियस मैटर को बहुत ही लाइट वे में रिप्रेजेंट करती हैं। तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम देखते हैं आज की पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। Paragraph number first. If ever you should go by chance to jungles in the east, the poetess Caroline Wells says that by chance की बात है कि अगर आप ईस्ट के जंगल्स में कभी जाते हैं, and if there should to you advance, और यदि there should you to advance, कोई ऐसी चीज़ तुम्हारी तरफ एडवांस करती है। एडवांस का मतलब तुम्हारी तरफ आगे बढ़ती है, मूव करती है। एंड वो जो चीज़ होती है, वो जो एनिमल होता है, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। इट इज़ लार्ज एंड टॉनी। टॉनी मीन्स होता है येलोइस ब्राउन कलर जो होता है, हल्का सा पीला होता है, और जो थोड़ा सा भूरा कलर का होता है, यानी कि जो लायन होता है उसका जो कलर होता है वो टॉनी होता है। तो इस तरीके का अगर कोई बीस्ट मीन्स एनिमल तुम्हारी तरफ एडवांस कर रहा है, तुम्हारी तरफ आगे मूव कर रहा है, एंड इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और जब वो तुम्हारी तरफ रोर करे और तुम्हें रोर करते समय ही ऐसा लगे कि तुम डाइंग, डाइंग का मतलब तुम्हारी डेथ हो रही है, इतना तुम्हें डर लग जाए कि उसके रोर करते समय ही तुम्हें सामने मौत नज़र आने लगे, यानी इतना डर लगे, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो समझ लेना कि ये जो एनिमल है, ये जो बीस्ट है, ये एशियन लायन है। तो हमने देखा इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में, कि कैरोलिन वेल्स जो है ये एशियन लायन के बारे में बताती हैं। कहती हैं कि सपोज़ दैट आप ईस्ट के जंगल्स में होते हैं, बाई चांस की बात है, और वहाँ पर किसी एक ऐसे एनिमल, एक ऐसे क्रिएचर को देखते हैं जो तुम्हारी तरफ एडवांस कर रहा है, जो तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है, और ये जो एनिमल है ये लार्ज है, टॉनी बीस्ट है, यानी इसकी जो स्किन है वो येलोइस ब्राउन है, येलोइस ब्राउन। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और जब वो तुम्हारी तरफ रोर करे तो ऐसा लगे कि तुम मर जाओगे, इतना डर लगे, तो समझ लेना ये जो बीस्ट है, ये जो एनिमल है, ये एशियन लायन है। ये इस तरीके का एशियन लायन होता है। पैराग्राफ नंबर 2, यानी जब दूसरे एनिमल की बात करते हैं तो वो आगे दिखा रहे हैं कि और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और इफ़ सम टाइम, कहते हैं कि अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड, आप इधर उधर घूम रहे हों, अ नाबुल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नाबुल का मतलब होता है किंगली, एक ऐसा जानवर, एक ऐसा जंगली, बीस्ट का मतलब एनिमल जो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक होता है, बहुत पावरफुल होता है, दैट ग्रीट्स यू। ग्रीट्स का मतलब होता है वेलकम करना, जो तुम्हें वेलकम करता हो, कर रहा हो जंगल में, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, और इसकी जो बॉडी हो उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हो रखी हों, इस तरीके से बनी हों, धारियाँ बनी हों, ऑन अ येलो ग्राउंड, और इसकी जो स्किन हो वो येलो हो, और इसके ऊपर से जो स्ट्राइप्स हों, जो धारियाँ हों, वो इस तरीके से ब्लैक बनी हुई हों। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और तुम्हें तब पता चले जब वो तुम्हें ईट्स यू मीन्स खाने लगे।
मतलब एक और जोक बड़ा सा कि ऐसा जानवर जो तुम्हें ग्रीट करे, वेलकम करे, और उसकी जो बॉडी है उसके येलो ग्राउंड पर, येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स दी गई हों, काली काली धारियाँ दी गई हों, और आपको तब तक पता ही नहीं चले कि ये जानवर कौन है। आप तब पता लग पाए इसका जब आपको वो खा जाए, तब आपको पता लगे, इतनी जल्दी में काम करे वो। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। मीन्स ये जो रूल है, ये जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये तुम्हें तब हेल्प करेगी द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये जो जानवर है, डिसर्न मीन्स होता है नो। कहते हैं कि तुम्हें इस जानवर को पहचानने में तब मदद मिलेगी कि ये जानवर जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर है। यानी कि इन्होंने एक और कैरेक्टरिस्टिक अच्छी बताई दूसरे जानवर की। ये जो हमारे सामने जानवर दिख रहा है, ये वाला, जिसकी स्किन जो है येलोइस है, येलो है, और इसके ऊपर ब्लैक जो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, और ये जानवर कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, और जब तुम्हारे पास आ जाएगा तो ये बिल्कुल तुम्हें खा जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि कोई जानवर मुझे ईट कर रहा है, और जब ऐसा कुछ हो तो तुम समझ लेना कि ये जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर है। सो पर्टिस ने दूसरे एनिमल के बारे में बताया। अब हम तीसरे स्टेंजा पर जाते हैं और थर्ड एनिमल के बारे में देखते हैं कि ये एनिमल आखिर कौन है। इसके बारे में बताया गया है कि इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। स्ट्रोलिंग का मतलब यदि आप वॉक कर रहे हैं, फोर्थ मीन्स सामने की ओर। इफ़ यू आर मूविंग अहेड इन अ जंगल, यदि आप जंगल में आगे बढ़ रहे हैं, अ बीस्ट मीन्स एन एनिमल यू व्यू, तुम देखते हो। अगर तुम्हें कोई जानवर मिलता है, हुज हाइड, हाइड मीन्स HID, हाइड मीन्स स्किन, इसकी स्किन जो ये है दिख रही है, हाइड मीन्स स्किन मीन्स त्वचा, बॉडी, बिग स्पॉट्स इन पेपर्ड, कहते हैं कि इसकी स्किन पर ये छोटे 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 स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक कलर के, इस तरीके के अगर स्पॉट्स दिखते हैं, एंड एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। कहते हैं कि और जैसे ही इसे तुम देखो, ही और इट स्टार्ट्स लीपिंग ऑन यू, ये तुम्हारे ऊपर उछलने लगे, ये जंप करने लगे, तो तुम समझ लेना यू विल नो इट इज़ द लियोपोर्ड। तुम समझ जाना कि ये कुछ और नहीं है, ये लेपर्ड है। वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो लेपर्ड है, REPORD, लेपर्ड। समझ लेना कि ये लेपर्ड मीन्स तेंदुआ है, ये तुम्हारे ऊपर बार बार जंप करेगा। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और इसके सामने पेन में रोर करना, रोर का मतलब वीप करना, रोना, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना, ये सारी चीज़ें किसी भी काम की नहीं। डू नो गुड, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप देख रहे हैं और ये बार बार जंप कर रहा है और आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इट विल डू नो गुड, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, ये क्या करेगा, तुम्हारे ऊपर जंप करता रहेगा, जंप करता रहेगा, अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार उसकी ये प्रोसेस चलती रहेगी। और अगर ऐसा एनिमल मिलता है तो आप समझ लेना कि ये लेपर्ड है। लेकिन फिर से वही बात, इसमें इतना ह्यूमरिस्टिक वे में, इतने हंसी मजाक वाले वे में कहा है जोकिंगली, कि ऐसे रूल का भी हमें क्या करना, जब हमारा ही शिकार हो जाए, जब हमें ही वो निगल जाए, और तब हम पता चल पाए कि ये एशियन लायन है, ये बंगाल टाइगर है, ये लेपर्ड है, तो उन्होंने ये बड़ी ही डेंजरस चीज़ें बताई हैं कि ऐसा जानवर सामने आता है तब आप रूल अप्लाई करेंगे। बट उन्होंने एक इसको जोकिंग वे में बताया है कि अगर ऐसा होता है तो ये इस तरीके के जो एनिमल्स हैं इनको ऐसे पहचाना जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट लेपर्ड, पैराग्राफ नंबर 3। एंड पैराग्राफ नंबर 4 में आते हैं तो हमने देखा है कि इस एनिमल को हम लोग गांव में भी कभी कभी देखते हैं, जब जो सर्कस वाले होते हैं इसको लेकर के आते हैं, तो हमने इसको देखा हुआ है, और इसका नाम सभी जानते हैं, इसका नाम बियर है, भालू है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, इसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जंगल में, अगर ये मिलता है
और कोई प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफाई करने में, तो क्या रूल्स होते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, पर्टेस कहती है, कैरोलिन वेल्स बोलती कि व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में, यार्ड का मतलब होता है बैक यार्ड, घर के पीछे वाली जगह में या घर के आगे जो जगह पड़ी होती है वहाँ पर वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप चक्कर लगा रहे हैं, एंड यू मीट अ क्रिएचर, और तुम्हें एक क्रिएचर मीन्स एनिमल मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें हग करता है। हग का मतलब होता है गले लगाना, जो तुम्हें बार बार हग करता है, क्लिंग करता है वेरी हार्ड, और ऐसे नहीं कस के पकड़ लेता है तुम्हें बार बार। बी श्योर इट इज़ अ वियर, तो समझ लेना कि अगर बार बार कोई तुम्हें पकड़ रहा है, हग कर रहा है, तो ये और कुछ नहीं है, ये वेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और फिर भी कैरोलिन वेल्स कहती कि अगर मान लो फिर भी तुम्हें डाउट है कि ये वियर है या कुछ और है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, कहते हैं कि वो तुम्हें एक बार फिर से केयर करेगा। केयर मीन्स वो तुम्हें एक बार फिर से गले लगाएगा, फिर से वो तुम्हें प्यार करेगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो एनिमल है ये बियर है। तो इस पैराग्राफ में जो कैरोलिन वेल्स हैं वो बताती हैं कि अगर आप आंगन में टहल रहे हैं या अपने घर के पीछे वाली जगह में, बैकयार्ड में आप घूम रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा क्रिएचर मिलता है हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत हार्ड कस कस के हग करता है, गले मिलता है, इंटीमेट हो रहा है, तो समझ लेना, बी श्योर मीन्स निश्चित हो जाना कि ये बियर ही है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट इन आइडेंटिफाइंग, इन रिकॉग्नाइजिंग दिस एनिमल, अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है इस एनिमल को पहचानने में, इस क्रिएचर को पहचानने में, आई गेस कि मुझे उम्मीद है ऐसा वो करेगा, फिर से ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। केयरस का मतलब बताया आपको कि वो फिर से जेंटल टच करेगा। केयरस मीन्स होता है जेंटल टच, वो फिर से एक बार तुम्हें टच करेगा, फिर से गले लगाएगा, हक करेगा। सो जब उस समय करे तब तुम समझ लेना कि ये वेयर ही है। और ये सिर्फ तुम्हें हग नहीं करेगा, इट विल नॉट ओनली हग यू, बट दिस इज़ द गुड वे ऑफ प्रेइंग। ये तुम्हें शिकार करने का अच्छा तरीका है। वो तुम्हें आएगा ऐसे कस कस के पकड़ेगा हार्ड तरीके से, ताकि तुम्हारी डेथ हो जाए। तो तुम समझ लेना कि ये जो एनिमल है अब इस समय, ये हमारा बियर है, जिसका हम सर्कस देखते हैं, मज़े लेते हैं। बट अगर आप फ्री हैं और ऐसा करता है तो समझ लेना कि आपकी जान भी जाने वाली है। तो फोर्थ पैराग्राफ में फोर्थ एनिमल यानी हमने वेयर के बारे में जाना, और जो फिफ्थ पैराग्राफ है इसमें हम जानेंगे एक ये क्रिएचर बना हुआ है जिसको शायद हम लोग आमतौर पर नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, बट ये हाइना है। हाइना का मतलब हिंदी में लकड़बग्घा होता है। तो इसके बारे में जो कैरोलिन वेल्स हैं वो बताती हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। कहते हैं कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, नो करना, जानना, या डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, अंतर करना, पहचानना। कहते हैं कि बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट का मतलब एनिमल्स, प्रे का मतलब होता है शिकार। कहते हैं जो शिकार के एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं जो शिकार करते हैं, उनके बीच में अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ अंतर बना रहे हैं कि ये एनिमल कौन सा है, ये एनिमल कौन सा है, अ नॉविस माइट नॉन प्लस। कहते हैं कि अगर आप नॉविस का मतलब इस खेल में, इस बिज़नेस में, या इस तरीके से आप नए हैं कि जिसमें आप एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है कि ये तुम्हें कन्फ्यूजिंग अगर लग रहा है, अगर कन्फ्यूज हो रहे हो किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करने में, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना। कहते हैं कि अगर तुम्हें क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है, मुश्किल हो रहा है, दोनों के बीच में अंतर करना कि कौन क्रोकोडाइल है और कौन सा हाइना है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है, हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स। तो समझ लेना कि जो हाइना होते हैं
दे ऑलवेज कम विद मेरी स्माइल्स। मेरी का मतलब होता है हैप्पी, बहुत ही मुस्कुराते हुए आएंगे, हंसते हुए आएंगे। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर ठीक कुछ इसी तरीके का एनिमल, इसी तरीके का क्रिएचर जो हमेशा वीप करता हो, जो रोता हुआ यानी कि जिसके आंसू गिर रहे हों, वो दिखाई देता है, तो समझ लेना ये क्रोकोडाइल है। मीन्स ऐसा एनिमल जो हंसता हुआ आ रहा हो और शिकार करने लगे तुम्हारा जंगल में, तो तुम समझ लेना कि ये हाइना है। और अगर कोई ऐसा क्रिएचर जिसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हम लोगों ने सुन रखा है ना कि मगरमच्छ के आंसू, तो समझ लेना कि वो क्रोकोडाइल है, वो मगरमच्छ है, उसके आंसू गिर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैरोलिन वेल्स ने ऐसा बताया। एक ही में बताया कि ये हाइना है, हाइना को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और ये क्रोकोडाइल है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 5 में हमने देखा कि दो बीस्ट के बारे में, एक हाइना के बारे में यानी लकड़बग्घा के बारे में बताया, और एक हमें क्रोकोडाइल के बारे में बताया। नेक्स्ट जो है, जो बिल्कुल लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, वो बताया गया है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये अक्सर हमारे घरों में, हमारे आसपास के वातावरण, पेड़ों में, झाड़ियों में मिल जाता है। इसको हम कैमेलियन कहते हैं। कैमेलियन ये लिजर्ड जैसा बिल्कुल दिखता है, बट इसके अंदर जो एक खूबी है जो हम सभी लोग जानते हैं कि कलर चेंज करने का, यानी जो कैमेलियन होता है वो जैसा वातावरण होता है, जैसा जहाँ का कलर होता है या जैसी चीज़ें होती, उस हिसाब से वो अपने आप को सेफ़ रखने के लिए अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो पैराग्राफ नंबर 6, स्टेंजा नंबर 6, ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, कहते हैं जो सही होता है कैमेलियन, जो जिसको हम कैमेलियन कह सकते हैं, वो स्मॉल होता है, यानी जो गिरगिट है वो छोटा होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ये बिल्कुल लिजर्ड के जैसा होता है, जैसी लिजर्ड होती है ठीक उसी तरीके का होता है। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, और इसके कोई कान नहीं होते। यहाँ पर देखो जो कान है वो नहीं होते हैं, यानी इसके ईयर्स नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और इसके कहीं भी चिड़ियों की तरह विंग भी नहीं होते। विंग का मतलब पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, पोएटिस कहती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही होती हैं कि ये लिजर्ड टाइप का होता है, इसके ईयर्स नहीं होते हैं, इसके विंग्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी पेड़ पर जा रहे हैं और आपको वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे, यानी जैसा पेड़ हो ठीक वैसा ही सब कुछ दिख रहा हो, वहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा हो, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर कैमेलियन देख सकते हैं। कहीं ना कहीं कैमेलियन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि कैमेलियन ने, गिरगिट ने अपना कलर पेड़ के जैसा ही कर रखा होगा। तो पैराग्राफ नंबर 6 में बताया गया कि जो गिरगिट होता है वो लिजर्ड के जैसा होता है, और ये बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है। इसके ना तो ईयर्स होते हैं और ना ही इसके विंग्स होते हैं, एक भी विंग नहीं होता है। और अगर आप पेड़ पर जाते हैं, किसी ट्री के पास में खड़े होते हैं और वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, तो समझ लेना वहाँ आसपास में कहीं पर कैमेलियन ज़रूर है, गिरगिट ज़रूर है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देगा। कारण उसका ये है कि उसने अपना कलर चेंज कर रखा होगा। सो कैरोलिन वेल्स ने हमें बड़े अच्छे ही ढंग से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया, और इसको हमने लाइन बाय लाइन देखा। अब इसके हम जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो देख लेते हैं कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज की गई हैं। तो पैराग्राफ वाइज देखते हैं। पहला पैराग्राफ जो है इसमें हम देखते हैं सबसे पहले राइम स्कीम, जो अक्सर क्लास में पूछी जाती है। राइम स्कीम वो हम देख लेते हैं। राइम स्कीम, अब हम पढ़ते हैं पहले लाइन को और उसको देखते हैं क्या है। फर्स्ट लाइन में लिखा है इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, चांस को हम ए मान लेते हैं। टू जंगल्स इन द ईस्ट, चांस और ईस्ट में कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये हमारा बी हो गया। एंड इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस, चांस और एडवांस एक जैसे मिल रहे हैं, तो ये ए हो गया है। अ लार्ज एंड टॉनी वीस्ट, ईस्ट और वीस्ट एक जैसा मिल रहा है, तो ये बी हो गया। इफ़ ही रूर्स एट यू एज यू आर डाइंग, डाइन, वैसे तो डाइंग लिखा है बट ये डाइन लिखा है, तो ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, यानी सी हो गया। और लास्ट 7th जो लाइन लिखी है,
जो छठी लाइन लिखी है वो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। डाइन और लाइन में एक जैसा साउंड आ रहा है तो सी, यानी कि जो हमारी इसकी राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी सी, ए बी ए बी ए बी ए बी सी सी, ये इसकी राइम स्कीम है। और ये राइम स्कीम इसके पूरी पोएम में चलती जाएगी, क्योंकि हर जो स्टेंजा है वो 6 लाइन में डिवाइडेड है। और इस की जो राइमिंग स्कीम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ए बी और सी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो दूसरा इसमें दिखाया गया है लिटरेरी डिवाइस, वो ये दिखाया गया है कि इसमें इंजैममेंट का यूज किया गया है। इंजैममेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंजैममेंट वो फिगर ऑफ स्पीच होता है, इंजैममेंट का यूज किया गया है। इंजैममेंट वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वो एक लाइन में फिनिश नहीं होती है। आप जैसे पहली ही लाइन पढ़ेंगे तो इसमें ना कोई कॉमा का यूज़ किया गया, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, इस चांस के बाद ना कोई कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, ना सेमी कॉलन है, कुछ भी नहीं है। यानी ये जो सेंटेंस है ये सेकंड लाइन में जा कर के रन ऑन कर रहा है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी एक लाइन में सेंटेंस फिनिश ना हो करके बिना किसी कॉमा के, बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना किसी सेमी कॉलन के दूसरी लाइन में जाता है, तो वहाँ पर हम जो लिटरेरी डिवाइस है वो इंजैममेंट का यूज करते हैं। तो ये इंजैममेंट था इसमें। दूसरा जो इसमें बताया गया है वो इन्वर्जन का बताया गया है। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब इन्वर्जन का यूज किया जाता है तो इसमें उल्टा कर दिया जाता है, इसमें वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आता है। जैसे देखते हैं इसमें पहली ही लाइन में लिखा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। और इसको पढ़ते जाएंगे। एंड इफ़ देयर शुड यू, हाँ इसमें देखो मिल गया है, इफ़ देयर शुड टू यू शुड होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यू से पहले ही ये शुड लग गया है, यानी कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले यूज की गई है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन है। नहीं तो आमतौर पर ग्रामेटिकल वे में यू के बाद में ही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है या जो मेन वर्ब है उसका यूज होता है। सो दिस इज़ इन्वर्जन, फिगर ऑफ स्पीच। इसमें एसोनेंस का भी यूज किया गया है। एसोनेंस के बारे में ASSONANCE, एसोनेंस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम वॉबल साउंड का यूज करते हैं। वॉबल साउंड जो होता है उसका यूज किया जाता है और वो कॉन्जिक्यूटिव यूज होता है, एक लाइन में बराबर यूज होता ही चला जाता है। तो एसोनेंस को देखते हैं हम कहाँ पर यूज किया गया है इस पैराग्राफ में। एसोनेंस दिखाया गया है यू पहली लाइन में ही मिल रहा है, यू शुड गो टू जंगल्स। अब देखो इसमें यू में ओ मिल रहा है, शुड में ओ मिल रहा है, गो में ओ मिल रहा है, टू में ओ मिल रहा है, यानी कि जो ओ साउंड है ये वॉबल साउंड है, ये आपको इसमें मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस का यूज किया गया है। इसमें ही नहीं, अगली लाइन में फिर से आप देखेंगे शुड मिल रहा है, टू मिल रहा है, यू मिल रहा है, तो आगे देखेंगे रोर्स में मिल रहा है, यू में मिल रहा है, फिर यू में मिल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हम एसोनेंस का यूज करते हैं। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एसोनेंस का यूज किया गया है। एक और इस पूरी पोएम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया, जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, वो एल्यूजन यूज किया गया है। एल्यूजन वो लिटरेरी डिवाइस होता है
जिसमें हम किसी एनिमल या किसी जो फेमस थिंग होती है उसके बारे में कुछ रेफरेंस देते हैं, कुछ पॉइंट आउट करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो हर पैराग्राफ में एक एक क्रिएचर के बारे में, एक एक एनिमल के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। तो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि इन्वर्जन का भी यूज़ किया गया, इंजैम्बमेंट का यूज़ किया गया, राइम स्कीम ए बी सी सी देखी, एल्यूजन का यूज़ किया गया है। अब राइम स्कीम तो पूरी पोएम में यही रहेगी, लेकिन कुछ अगर पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, पैराग्राफ नंबर 2 में दिखाया गया है कि इसमें जो है एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच एक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एलिट्रेशन, ALLITERATION, इलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यूज वहाँ पर करते हैं जब हम जो हमारा कॉन्सोनेंट कोई लेटर होता है, कॉन्सोनेंट लेटर्स का हम कॉन्जिक्यूटिव यूज करते हैं, लगातार एक से ज़्यादा बार करें तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। जैसे पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है रोमिंग राउंड, तो इसमें जो आर है ये हमारा यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर जो है आर है उसका यूज किया गया है। ऐसे इसमें कई बार मिल जाएगा, अगर ठीक से देखेंगे कहीं कहीं पर मिलेगा। तो पहला तो एलिट्रेशन हो गया। इन्वर्जन पूरी पोएम में ही दिखाया गया है, बताया है कि इन्वर्जन में जब आप क्या कहते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद में लगता है, तब वहाँ पर इन्वर्जन होता है। और इन्वर्जन यहाँ पर देखो, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न लिखा हुआ है यहाँ पर इस वाली लाइन में। तो ये जो है यहाँ पर इन्वर्जन का यूज़ किया गया। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न टू डिसर्न द बंगाल टाइगर होना चाहिए, लर्न के बाद में टू लगा होना चाहिए, टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इन्होंने बंगाल टाइगर के बाद में टू डिसर्न कर दिया। तो यहाँ पर इन्वर्जन का यूज़ किया गया है। पैराग्राफ नंबर 2 में असोनेंस का भी इसमें यूज़ किया गया है। असोनेंस अभी आपको बताया, असोनेंस का यूज़ तब होता है जब हमारा जो वॉबल साउंड होता है वो इस एक ही लाइन में कॉन्सिक्यूटिवली यूज किया जाता है। तो देखते हैं कहाँ पर यूज किया गया है। इफ़ सम टाइम, हाँ पहले ही पैराग्राफ में देखो, और में देखो ओ, फिर इसके बाद में सम में देखेंगे ओ, फिर रोमिंग में ओ देखेंगे, फिर राउंड में देखेंगे ओ, फिर हाँ इस तरीके से हमने देखा कि इसमें जो ओ साउंड है वो यूज किया गया है। तो ओ साउंड जो है वो वॉबल साउंड है, इसलिए यहाँ पर असोनेंस का यूज किया गया। तो पैराग्राफ नंबर 2 में असोनेंस का यूज किया गया, एल्यूजन का यूज किया गया, एलिट्रेशन का यूज किया गया है और इन्वर्जन का यूज किया गया है। ऐसे ही पैराग्राफ नंबर, और इसमें भी राइम स्कीम आपकी ए बी सी सी ही रहेगी। पैराग्राफ नंबर 3 में हम देखते हैं, पैराग्राफ नंबर जो 3 है इसमें हम देखते हैं कि जो एलिट्रेशन है वो तो यूज किया ही गया है। एलिट्रेशन बताया जब आपको वॉबल साउंड नहीं, जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड कंजिक्यूटिवली यूज किए जाते हैं तो वहाँ पर असोनेंस होता है, सॉरी एलिट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज़, लाइन नंबर 3 में लिखा है ही हैज़, एच दोनों कॉन्जिक्यूटिवली यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम एलिट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें बताई गई है, वो समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये होता है एक वर्ड पोएटिक डिवाइस, सॉरी पोएटिक लाइसेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। पोएटिक लाइसेंस वो होता है जब पोएट अपने पोएम में कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है जो उसको राइम बनाने के लिए, इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो कुछ कुछ स्पेलिंग्स में चेंजेस कर देता है। तो ये पोएटिक लाइसेंस होती है, उसको मिली होती है, वो अपने हिसाब से कर सकता है, उसमें वो फ्री होता है इस चीज़ को करने के लिए। तो हम देखते हैं पोएटिक लाइसेंस का यूज कहाँ पर आखिर किया गया है। इसमें पोएटिक लाइसेंस का इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है जो लेफ्ट वर्ड इसमें आया है यहाँ पर
लाइन नंबर 3 में लेफ्ट, जबकि लेफ्ट की जो स्पेलिंग होती है वो LEAPT होता है और उसको लीप्ट पढ़ते हैं। तो ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग चेंज की गई है ताकि थोड़ा सा वो एक पढ़ने में जो एक रिदम होती है वो ठीक सी बनी रहे, इसलिए इसको इन्होंने लेफ़्ट की स्पेलिंग चेंज कर दी। तो ये पोएटिक डिवाइस थी, क्योंकि पोएट का अपना एक तरीका है, उसे ऐसा लगा तो उसने ऐसा कर दिया। अब इसके बाद में देखा जाए रिपीटेशन भी यूज किया गया है, रिपीट कर रहे हैं क्या, लेप और लेप 2 बार इन्होंने यूज कर दिया, तो इन्होंने रिपीटेशन का भी यूज किया गया है। असोनेंस तो है ही, स्ट्रोलिंग, एसोनेंस का यूज किया गया है, स्ट्रोलिंग फोर्थ, देखो इसमें ओ का यूज किया गया है, ये लगातार इसमें ओ का यूज किया गया है। तो इसमें जो है एलिट्रेशन का एसोनेंस का यूज किया गया है। कॉन्सोनेंस का भी यूज इसमें दिखाया गया है। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस में जैसे असोनेंस में जो होता है वो वॉबल साउंड का यूज करते हैं, जबकि कॉन्सोनेंस जो होता है इसमें हम वॉबल साउंड का यूज ना करके कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करते हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव होता है, लगातार होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि ही विल ओनली, लाइन नंबर 4, ही विल ओनली, देखो एल जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड करता है, यहाँ पर एल, ओनली में एल, लेप में एल, फिर से एल, तो ये जो एल है इसका साउंड कई बार दिखाया गया है कॉन्जिक्यूटिवली, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। तो पैराग्राफ नंबर 3 में हमने देखा कि राइम स्कीम है, इसके बाद में कॉन्सोनेंस का यूज किया गया, असोनेंस का यूज किया गया है, और रिपीटेशन का यूज किया गया है। पोएटिक लाइसेंस तो बता ही दी। इसके बाद में हम जो देखते हैं अगला जो पैराग्राफ है 4, इसमें जो दिखाया गया है, ये इसमें दिखाया गया पैराग्राफ नंबर 4 में वही आपकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी सी ही रहेगी। इंजैममेंट सब में देखने को मिलेगा, पूरी पोएम में देखने को मिलेगा। एल्यूज़न पूरी पोएम में, क्योंकि हर एक कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है एनिमल की, तो एल्यूज़न तो है। इंजैममेंट भी पूरी पोएम में है। जो एक आइडिया है वो दूसरी लाइन में रन ऑन कर रहा है, दूसरी लाइन में जा कर के, जैसे यार्ड के पीछे यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना कॉमा है, ना सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कुछ नहीं, तो यहाँ पर आकर के ख़त्म हो रहा, तो यहाँ पर इंजैममेंट का यूज किया गया है। एलिट्रेशन का भी यूज पूरी पोएम में किया ही गया है। जैसे एलिट्रेशन का यूज जो है यहाँ पर व्हेन वॉकिंग में किया गया है, डब्ल्यू का एक ही लाइन में यूज किया गया है। ऐसे ही कुछ इसमें और भी मिल जाएंगे। वेरी वेरी का रिपीटेशन भी हो जाएगा, देखो वेरी वेरी यूज किया गया, तो रिपीटेशन का यूज किया गया है। तो इस तरीके से जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, पूरी पोएम में ही यूज किए गए हैं। और इसमें जो दिखाया गया है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर, देखो इसमें जो ही यूज किया गया है, ही वैसे हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये एनिमल है, इसके लिए इट यूज़ किया जाना चाहिए। जब पोएट ऐसा करता हो कहीं पर, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि उसको पर्सन के रूप में ट्रीट कर दिया गया, उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। जब किसी एनिमल या किसी इनएनिमेट नॉन लिविंग जो थिंग होती है उसको हम पर्सोनीफाई करते हैं, तो इसी तरीके से होता है, उसको हम ही से प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर ही का प्रोनाउंसिएशन जो है इसके एनिमल के लिए किया गया, और यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट जो स्टेंजा हम पढ़ेंगे, 5th जो स्टेंजा है, उस स्टेंजा में हम देखते हैं कि 2 क्रिएचर्स के बारे में बताया गया है। पहला क्रिएचर जो बताया गया है वो ये दिख रहा है, हाइना दिखाया गया। दूसरा जो क्रिएचर दिखाया गया है ये है आपका क्रोकोडाइल। तो इसमें भी जो आपकी राइम स्कीम रहेगी वो ए बी सी सी रहेगी, और इसमें जो एलिट्रेशन का भी यूज किया ही जाएगा। मैंने आपको बताया फिगर ऑफ स्पीच जो लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस का जो यूज किया जा रहा है, इंजैममेंट का यूज किया ही गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमा कुछ नहीं लगा है, यहाँ पर भी इंजैममेंट का यूज किया गया है।
एलिट्रेशन का यूज़ आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिल ही जाएगा। एसोनेंस का भी यूज किया गया है। एसोनेंस का यूज़ इसमें किया गया है दो टू डिस्टिंग्विश स्पीशीज ऑफ प्रे, अ नॉविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल meet a creature come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। देखिए इसमें असोनेंस का यूज किया गया है, ओ साउंड का यूज किया गया है, इसमें ई साउंड का यूज किया गया है। तो ये असोनेंस का एग्जांपल होता है जिसमें हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब पैराग्राफ नंबर जो 6 है और लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम का, इसमें दिखाया गया है कि आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें भी वही दिखाए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन का यूज किया जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ही का वर्ड फिर से यूज किया गया और ही जो है इसके लिए यूज किया है, तो ही का मतलब इसके लिए इट आना चाहिए। और ये जब एनिमल्स के लिए आता है तो पर्सोनिफिकेशन, पहला तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। इंजैममेंट का इसमें यूज नहीं किया गया क्योंकि हर लाइन में कॉमा, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप कुछ ना कुछ दिया गया, तो इंजैममेंट का यूज नहीं किया गया है। एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है क्योंकि एलिट्रेशन में मैंने आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिवली जो होता है वो लगातार, यानी कॉन्सोनेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें ही में एच, हैज़ में भी एच, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। कॉन्सोनेंस का भी यूज किया गया है इसमें, जहाँ पर सिंगल और विंग लिखा है कॉन्सोनेंस, तो यहाँ पर जो आई साउंड है उसका यूज किया गया है, सॉरी जी साउंड का है इसका यूज किया गया है विंग। और आई साउंड का अगर आप यूज करेंगे तो आई साउंड में एसोनेंस हो जाएगा। जी साउंड अगर आप इसको मैच करेंगे तो जी साउंड के हिसाब से ये कॉन्सोनेंस हो जाएगा। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम की थी। इस पोएम को बड़े ही ह्यूमरस वे में लिखा गया है और जो पोएटेस हैं जो जिनका नाम कैरोलिन वेल्स है वो अपनी इस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उम्मीद है कि ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको अगली पोएम्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।